नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के किसी भी धार्मिक स्थल पर एक साथ 5 से अधिक लोगों के प्रवेश की अनुमति अब नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में अब एक साथ सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश पा पाएंगे। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर मुरादाबाद में धर्मगुरुओं ने सीएम योगी पर सवालिया निशान भी लगा दिया है। देखिए धर्मगुरुओं ने क्या कुछ कहा है। तो एक साथ 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। धर्मगुरुओं ने इस फैसले पर तमाम सवाल उठाए हैं और कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। नए नियम लागू हो चुके हैं। 5 लोगों से अधिक प्रवेश की अनुमति अब कहीं पर भी नहीं दी जाएगी। हमने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है उसके अनुसार हमने देखा कि केवल 5 लोगों की परमिशन मिली है चर्च में, धार्मिक स्थलों में, जो भी धार्मिक स्थल हैं। लेकिन हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि चर्च में तो लोग बैठते हैं 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं और प्रार्थना होती है, और ऐसे में 4-5 लोग तो हमारे वर्कर ही होते हैं। हमारे 4 प्रीस्ट हैं हम लोग, और हमारे जो कैमरामैन होते हैं और 9 के लिए वो हैं, हमारे जो चर्च के जो सेवक है वो होता है। तो हमारे तो बाहर का कोई आ ही नहीं सकता है, केवल चर्च के हम लोग जो प्रीस्ट हैं 4 वहाँ पर हैं और वर्कर हैं, वही पूरे हो जाते हैं। गाइडलाइन उन्होंने जारी की है। ये तो काबिल अफसोस मकाम है कि हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना दोबारा वापस आ रहा है। लेकिन जहाँ तक गाइडलाइन का सवाल है कि ये गाइडलाइन हर जगह के लिए होनी चाहिए थी, हर मकाम के लिए होनी चाहिए थी। कहीं हम देख रहे हैं कि हर शादी के लिए 50 आदमियों की मंजूरी है और शब यात्रा के लिए उसके लिए भी 20 आदमियों की मंजूरी दे दी गई है। बाद जगहों पर चुनाव हो रहा है जहाँ पर लाखों की भीड़ चल रही है, वहाँ कोई संविधान, कोई कानून, कोई मतलब नहीं है। तो कोरोना जो है सिर्फ धार्मिक स्थल पे ही नहीं आ रहा है, हर जगह कोरोना है। तो धार्मिक स्थल के बजाय बाहर जो रैलियाँ चल रही हैं, ये जो डबल रोल हो रहा है, आखिर हम ये जानना चाहते हैं हुकूमत से कि रैलियों में हज़ारों आदमियों की इजाज़त क्यों है और धार्मिक स्थल पर सिर्फ 5 आदमियों का इंतखाब क्यों किया गया, जबकि धार्मिक स्थल जो होते हैं, चाहे वो मस्जिद हो या वो मंदिर हो, वहाँ पर अल्लाह को और हर आदमी अपने मज़हब के एतबार से अपने खुदा को याद करता है। मेरा एक सवाल ये है सरकार से कि जब ये अगर भयावह स्थिति हो रही है, हर तरह की हो रही है, तो ये हर जगह पे ये कंडीशंस लागू होनी चाहिए। आप शादी में ज़्यादा बंदों को अलाउ कर रहे हैं, धार्मिक स्थानों पे आपने सिर्फ 5 कर दिए, जबकि 5 बंदे धार्मिक स्थानों पे नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में। अगर बाउंडेशंस हो रही हैं तो फिर सब जगह होनी चाहिए। आप एक तरफ रैलियां कर रहे हैं, खूब रैलियां कर रहे हैं, पूरा जन समूह इकट्ठा हो रहा है, दूसरी तरफ आप सिर्फ धार्मिक स्थानों को एक टारगेट कर रहे हैं कि धार्मिक स्थानों पे बंदे ना जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए सरकार को कि अगर आप सख्ती कर रहे हैं तो सख्ती एक बराबर के स्तर पे कीजिए, हर जगह बराबर स्तर पे आप सख्ती कीजिए, सिर्फ एक धार्मिक स्थलों को टारगेट ना बनाया जाए। यही मैं सरकार से कहना चाहूँगा। एक तरफ पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने 100 लोगों के साथ सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ने की अपील की है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, पूरी सरकार ब्यूरोक्रेट्स के हाथ के साए में चल रही है और सरकार के द्वारा कराए जा रहे कामों में कोई भी लॉजिक नहीं है। एक तरफ तो चुनाव चल रहे हैं बंगाल में जिसमें लाखों की भीड़ है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आ गए हैं। इसके अलावा शादियों में 100 लोगों की इजाज़त है और हम मुसलमान लोग हैं, हमारे यहाँ रमजान मुबारक का महीना बहुत अहम महीना होता है जिसमें मुसलमान इबादत करते हैं। हम मुसलमान सामूहिक इबादत करते हैं, इसमें 5 लोगों की इजाज़त देना कोई औचित्य नहीं, जबकि 100 लोग शादी में शामिल हो सकते हैं। तो कोरोना काल में सपा सांसद का विवादित बयान यहां पर सामने आया है। 100 लोगों के साथ नमाज पढ़ने की इन्होंने अपील की है। डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है कि जब बंगाल में रैलियां होती हैं तब तो संख्या नहीं देखी जाती है, लेकिन जब कोई धार्मिक कार्य होता है उसमें ही आखिर संख्या निर्धारित क्यों की जाती है। देखिए, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सारी सरकार चल रही है।
जहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है। एक तरफ तो बड़े बड़े चुनाव चल रहे हैं बंगाल के, लाखों लाखों लोगों की रैलीज हो रही हैं, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव आ गए, और तीसरी तरफ शादियों में 100 लोगों की इजाज़त है। हम सब मजहबी लोग हैं। रमज़ान मुबारक का महीना हमारे लिए बहुत अहम महीना होता है। हम इबादत इसके अंदर किया करते हैं। इस इबादत में सिर्फ 5 आदमी, क्योंकि हम मुसलमान सामूहिक इबादत करते हैं। लखीमपुर के प्राइवेट मेडिकल सेंटर में बिना स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के कोविड-19 टेस्ट कराने के आरोप में जांच करने स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। अस्पताल में बीजेपी के धौरारा विधानसभा सीट से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी एडमिट थे। बीजेपी विधायक का कहना था कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो चित्रा हॉस्पिटल में भर्ती हुए। अगर इस अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और विधायक ने आत्महत्या की यहां पर धमकी दे दी है। उनका कहना है कि मैंने कोरोना का टीका लगवाया था, उसके बाद से मेरी तबीयत खराब है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी पीठाधीन अधिकारी की ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच गया, जिसकी जानकारी होने पर अधिकारियों ने कोरोना संक्रमित कर्मचारी को वापस घर भेज दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र में सेंट एंथनी प्राइमरी स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पंचायत चुनाव प्रशिक्षण के दौरान हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच गया। अधिकारियों ने कर्मचारी को इसके बाद घर भेज दिया और किसी भी तरह से वहां पर सतर्कता नहीं दिखाई गई, जिसके चलते अन्य कर्मचारी भी डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ कर्मचारी उसके संपर्क में आए थे। तो पंचायत चुनाव प्रशिक्षण के दौरान हड़कंप मच गया जब एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेनिंग कैंप में पहुंच गया। उसके बाद अधिकारियों ने कर्मचारी को घर वापस भेज दिया। तो कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी यहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचा और इसके बाद जब अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई कि आया हुआ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है तो उसको तुरंत घर के लिए भेज दिया गया। इसके बाद प्रशिक्षण में जो भी कर्मचारी शामिल थे उनके बीच में हड़कंप की स्थिति बन गई, क्योंकि कुछ व्यक्ति उसके संपर्क में आए थे और उसके बाद तब से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना रहा। हालांकि तमाम कर्मचारियों को यह भी कहा गया कि अगर किसी को शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तो वो अपनी कोरोना की जांच जरूर कराए। कोरोना काल में यूपी में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल यानी 15 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बरेली में किस तरह प्रशासन की तैयारियां हैं, प्राइम न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका जायजा लिया है। आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 15 अप्रैल को बरेली में जो वोटिंग है वो होनी है। यहाँ 1628 मतदान केंद्र हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा हमारे द्वारा जो जितनी भी पुलिस की ड्यूटियां हैं बूथ पर वो लगा दी गई हैं। साथ ही साथ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भी जो ड्यूटियां, बैरियर ड्यूटियां, अंतर्राज्यीय बैरियर, अंतर जनपदीय बैरियर लगाए जाने थे वो सब पूर्ण हो चुके हैं और लगातार ही इसमें कार्रवाई चल रही है। अवैध शराब और अवैध असलाहों के विरुद्ध भी लगातार ही कार्रवाई चल रही है और इसमें पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और कराए जाने के लिए जितनी भी तैयारियां थी वो पूर्ण है और इसको निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपूर्ण कराया जाएगा। सर, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, तो किस तरह से प्रोटोकॉल संक्रमण से बचने के लिए हमने कुछ पुलिस फोर्स हमारा रिजर्व में है। अगर कोई पुलिसकर्मी संक्रमित होता है और उसको टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसकी जगह तुरंत ही जो हमारा रिजर्व पुलिस फोर्स है उसको रिप्लेस किया जाएगा। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी यहाँ पे हैं उनको 2 मास्क और सैनिटाइजर और जो भी कोरोना से बचने की जो सामग्री है वो भी वितरित की जाएगी, जिससे कि जो पुलिसकर्मी है वो कोरोना संक्रमण से बच जाए।
कोरोना काल में यूपी में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल यानी 15 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं इटावा में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। किस तरह प्रशासन की तैयारियां हैं, प्राइम न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर इसका पूरा जायजा लिया और इसको लेकर इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार से खास बातचीत भी की है। पंचायत चुनाव को लेके हम इटावा के एसएसपी से बात करते हैं, किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं उन्होंने। जी देखिए, त्रिस्तरीय चुनाव हमारे यहाँ इटावा जनपद में द्वितीय चरण में होना है। इसको देखते हुए मेरी पूरी सारी टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण करना और प्रिवेंटिव एक्शन करने का कार्य कर रही है। अभी अब तक आज 14 तारीख तक हमारे यहाँ 93% शस्त्र जो है जमा किए जा चुके हैं। साथ ही जो शराब में, अवैध शराब में लगातार कार्रवाई चल रही है। लगभग हमारे यहाँ 3500 लीटर शराब की बरामदगी की गई है। साथ ही 3 भट्टियों पे भी कार्रवाई की गई है ताकि कोई ऐसी गतिविधि न हो जो चुनाव में। सर, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं जो व्यवधान डाल सकते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उन पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई हमने 250 लोगों को गुंडा एक्ट में लगातार नोटिस जारी की है। साथ ही रेड कार्ड जो है 4100 लोगों को मैंने रेड कार्ड दिया है कि अगर चुनाव में गड़बड़ी करेंगे तो निश्चित तौर पे उन पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खास तौर पर कहा है कि गुंडों और बदमाशों की खैर नहीं अगर चुनाव में उन्होंने गड़बड़ी की। इटावा से अरविंद कुमार, प्राइम न्यूज। कासगंज के सिकंदरपुर वेस्ट इलाके के कासगंज बदायूं सीमा पर प्रधान प्रत्याशी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक प्रधान प्रत्याशी अपने भाई को छोड़ने के लिए बदायूं के आलापुर गया हुआ था और 13 अप्रैल को गजडुंडवारा ब्लॉक में मृतक ने प्रधान पद के लिए नामांकन भी किया था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और तलाश कर रही है कि आखिर ये हत्या कैसे की गई। प्रधान प्रत्याशी की हत्या से यहां पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। प्रत्याशी की धारदार हथियार से हत्या की गई है, ये बात सामने आई है। भाई को छोड़ने के लिए ये बदायूं गया था जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। तो यहां पर प्रत्याशी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। यह बताया जा रहा है कि अपने भाई को छोड़ने के लिए मृतक बदायूं गया हुआ था जहां पर उसकी हत्या कर दी गई और प्रधान प्रत्याशी की हत्या के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आप सबका स्वागत है। बांदा के कमासिन थाना इलाके के दादो गांव में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफियाओं ने लेखपाल की मिली भगत से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। भूमाफियाओं ने आम लोगों के निकलने वाले रास्ते पर ही निर्माण करा दिया, जिसके चलते ग्रामीण खासा परेशान रहे, जिसकी समाज सेवी प्रमोद आजाद ने प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया है। तो भूमाफियाओं के हौसले पूरी तरह से यहां पर बुलंद है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, लेखपाल की मिली भगत से कब्जा किया गया है, रास्ते पर ही निर्माण कार्य करा दिया गया और इस पर प्रशासन से अब शिकायत भी की गई है। मथुरा के वृंदावन पीआरवी पर तैनात सिपाही की मनमानी की शिकायत करना एक होमगार्ड को भारी पड़ गया। गुस्साए सिपाही ने साथी होमगार्ड के साथ मारपीट कर घायल कर दिया और लहूलुहान हालत में थाने पहुंचे घायल को पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू की है। मामला वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा मार्ग स्थित प्रेम वाटिका के पास का बताया जा रहा है। तो सिपाही की शिकायत करना होमगार्ड को यहां पर भारी पड़ा है। आरोपी सिपाही ने होमगार्ड के साथ मारपीट की है। घायल होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनमानी की शिकायत करने पर इस तरह की मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। गाजीपुर के जमानिया विकासखंड में तैनात एक ग्राम विकास अधिकारी को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इसको लेकर विजिलेंस टीम ने प्रभारी उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि निवर्तमान ग्राम प्रधान संतोष कुमार शर्मा द्वारा शिकायत की गई थी कि पंचायत भवन के निर्माण में तकरीबन 53,000 रुपए की मजदूरी का भुगतान किया गया है। इसको लेकर कई बार पत्र भी लिखा गया। ये बकाया राशि थी, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 10,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी और इससे परेशान होकर संतोष ने अब शिकायत की है। वहीं हापुड़ में मामूली कहासुनी में महिलाओं ने मंदिर के पुजारी की पिटाई कर दी है। झाड़ुओं और डंडे से पुजारी की जमकर यहां पर पिटाई की गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। मामले की जांच में हालांकि पुलिस अभी जुटी हुई है।
क्या हुआ?